नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने काव्य खंड के जो कविताएं हैं, मनुष्यता, कर चले हम फिदा और पर्वत प्रदेश में पावस, इनके प्रश्नोत्तरों को समझा था। अब इस वीडियो में हम गद्य खंड के पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पतझड़ में टूटी पत्तियों से झेन की देन जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर समझेंगे। ठीक है, तो इसके पहले मैंने ये पाठ समझा दिया आप लोगों को। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार आप जो है पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िए। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर लेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लघुत्तरीय प्रश्न समझेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है। ठीक है, तो जापानियों का जो दिमाग है उसमें जो है स्पीड इंजन लगने की बात कह रहे हैं लेखक, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो उत्तर है, जापान के लोग पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा में हैं। तो ये हमेशा प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। वे किसी भी तरीके से उन्नति करके अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं, है ना। वो जो है अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्नति जो डेवलपमेंट है उनका, वो जो डेवलपमेंट है अमेरिका से ज्यादा हो जाए, ऐसा कोशिश करते हैं, हमेशा प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए उनका मस्तिष्क सदा तनावग्रस्त रहता है ना। जरूरत से ज्यादा काम करने से उनका जो मस्तिष्क है, जरूरत से ज्यादा काम करना, जरूरत से ज्यादा सोचने से उनका मस्तिष्क क्या हो गया, तनावग्रस्त हो गया, स्ट्रेसफुल हो गया। इस कारण वे मानसिक रोगों के शिकार होते हैं। इसमें इसलिए उनसे दिमाग से संबंधित बहुत सारे रोग हो गए हैं उन्हें। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कही है। इसलिए लेखक कहते हैं कि उनके दिमाग में क्या इंजन लगा हुआ है, स्पीड का इंजन। क्योंकि वे तीव्र गति से प्रगति करना चाहते हैं, बहुत फास्ट वो डेवलप होना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, महीने के काम को एक दिन में पूरा करना चाहते हैं। इसलिए उनका दिमाग भी तेज रफ्तार से स्पीड इंजन की भांति सोचता है ना। वो आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत जल्दी से जल्दी, इसलिए उनका दिमाग भी उस तरह से काम कर रहा है, लेकिन उसके नुकसान बहुत है। ठीक है, तो पहला प्रश्न समझे हम। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। जापानी में चाय पीने की विधि को और चाय पिलाने वाले को क्या कहते हैं। तो जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू, है ना, चा नो यू कहते हैं, जिसका अर्थ है टी सेरेमनी। जिसका अर्थ क्या है, टी सेरेमनी। चाय पिलाने वाले को चाजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, चाजीन। ठीक है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता होती है ना। एक विशेष स्थान पे चाय पिलाई जाती है जापान में, वहां पे क्या क्या खास बातें होती है वो हमें बताना है। तो जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वह स्थान पर्णकुटी जैसा होता है ना। 6 मंजिला इमारत पर जो है ये पर्णकुटी बनी होती है, पत्तों से बनी हुई झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, पर्णकुटी। वहां बहुत शांति होती है और बहुत ही पीसफुल स्थान होता है वो। प्राकृतिक ढंग से सजे हुए इस छोटे से स्थान में केवल 3 लोग ही बैठकर चाय पी सकते हैं। और नेचुरल ब्यूटी होती है उधर, नेचुरल चीजें होती है सारी, है ना। और इस जगह केवल 3 लोग ही बैठकर चाय पी सकते हैं। यहाँ अत्यधिक शांति का वातावरण होता है और बहुत ही शांति होती है। ठीक है, तो ये यहाँ के स्थान की विशेषता है जहाँ पर चाय पिलाई जाती है। चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। तो जो चाय पिलाने वाला होता है उसे चाजीन कहते हैं। तो उसने कुछ जो चाय पिलाने के लिए जो काम किए वो बहुत ही ग्रेसफुल थे, है ना, बहुत ही ग्रेसफुली किया उसने, बहुत ही एक्सपर्ट की तरह बहुत अच्छे से किया, है ना। तो नौसिखिया नहीं था वो, बहुत ही एक्सपर्ट था। कौन से काम थे वो, तो चाजिन ने टी सेरेमनी से जुड़ी सभी क्रियाएं, जितने भी चीजें हैं,
जितने भी काम है चाय पिलाने के लिए वो सारी क्यों है बहुत ही गरिमापूर्ण ग्रेसफुली किए उन्होंने। ये सेरेमनी एक पर्णकुटी में पूरी हुई है ना। चाजिन द्वारा अतिथियों को, जो मेहमान आए थे चाय पीने के लिए, लेखक और उनके दो दोस्त को उठकर स्वागत किया उनका। सबसे पहले तो बैठा हुआ था तो उन्हें उठा और उनका स्वागत किया, वेलकम किया। आराम से अंगीठी सुलगाया उसने। अंगीठिया ने चूल्हा है ना, जिसपे वो चाय बनाएगा, स्टोव। चायदानी रखना, उसके ऊपर चाय जिसमें बनाई जाएगी वो बर्तन रखा गया, चायदानी रखी गई। दूसरे कमरे से चाय के बर्तन लाना। अब चाय जिसमें पिलाई जानी है वो बर्तन भी लाना है, वो लेकर आए। उन्हें तौलिए से पोंछना और उसको अच्छे से तौलिए टवल, साफ करने का जो कपड़ा था उनके पास टवल, उससे पोंछना। चाय के बर्तनों चाय को बर्तनों में डालने और चाय को बर्तनों को बहुत ही अच्छे से डालना आदि सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग अर्थात बड़े ही आराम से अच्छे व सहज ढंग से पूरी की गई है ना। ये सारे काम उसने बहुत ही एक्सपर्ट की तरह, बहुत अच्छे तरह से, बहुत ही आराम से किया है ना। ठीक है, तो समझ में आया आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था? पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 है ना। और क्यों क्यों ऐसा करते थे ये भी आपको पता है। टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि एक तो यहाँ स्थान बहुत छोटा होता था, एक स्थान भी बहुत छोटा है, लेकिन केवल स्थान छोटा होना ही 3 व्यक्तियों को स्थान देना नहीं है, और भी दूसरा कारण है। क्या कारण है? दूसरा इस सेरेमनी का उद्देश्य शांतिमय वातावरण, शांत रहना है वो स्थान, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। दौड़ धूप भरे जीवन से हटकर, भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पल को शांति से बिताना ही टी सेरेमनी का उद्देश्य होता था। तो भूतकाल पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला है उसकी चिंता छोड़ देना है, केवल वर्तमान समय में शांति से उस समय बिताना ही टी सेरेमनी का उद्देश्य होता था। अधिक आदमियों के आने से शांति के स्थान पर अशांति का माहौल बन जाता है। अगर उस स्थान पे 3 से ज्यादा लोग आ जाएं तो शांति नहीं रहेगी, फिर है ना, अशांति हो जाएगी। इसलिए 3 से अधिक आदमियों को वहां प्रवेश नहीं दिया जाता। यही कारण था कि 3 से ज्यादा आदमियों को वहां प्रवेश नहीं दिया जाता था, है ना। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? लेखक ने चाय पी, है ना, तो उसको क्या लगा, कैसा महसूस हुआ, उसने क्या फील किया? तो चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि जैसे उसके दिमाग की गति मंद हो गई है। मंद यानी धीमी, स्लो, धीरे धीरे उसका दिमाग चलना बंद हो गया हो। फिर ऐसा लगा कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। उसे सन्नाटे यानी साइलेंस की आवाजें भी सुनाई देने लगी ना। फिर बहुत साइलेंस है, बिल्कुल आवाज नहीं है, तो अगर वहां पे जरा सी भी आवाज होती है तो हमको सुनाई देती है ना। वैसा लगने लगा, उसे लगा कि मानो वह अनंत काल में जी रहा हो। अनंत काल यानी चिरकाल, यानी जो इसका कोई अंत ही नहीं है ना। नित्य काल मतलब हमेशा चलने वाला, ऐसे काल में पहुंच गया है। वह भूत और भविष्य दोनों के चिंतन से मुक्त हो चुका था। अब ना तो वो भूतकाल पास्ट के बारे में सोच रहा था और ना ही भविष्य काल यानी फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। उसके उसे वह पल सुखद लगने लगा। अब जो जो था वर्तमान था और वो बहुत सुखद पल था उसके लिए, है ना। वर्तमान काल में जीने का अनुभव कैसा था? अभी इससे ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, छठे प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, कि वर्तमान काल में जीने का अनुभव कैसा था लेखक के लिए। तो वर्तमान काल में जीने से लेखक को ऐसा लगा मानो वह अनंत काल में जी रहा हो, है ना। एक नित्य काल जो मतलब हमेशा चलता रहे, कभी अंत ना हो, ऐसे काल में पहुंच गया हो, ऐसा लगा उसे। उसे परम शांति का अनुभव, परम शांति, है ना, बहुत ज्यादा शांति, परम शांति का उसे अनुभव हुआ। उसका चित्त, उसका जो मन है और भविष्य दोनों से कट गया। उसका चित्त अतीत और भविष्य, उसका जो मन है अतीत यानी पास्ट और भविष्य यानी फ्यूचर से, दोनों उसको वो भूल गया। उससे कोई संबंध नहीं रहा, उसका कट गया उससे रिश्ता, है ना। अब केवल वो वर्तमान में था। जापानी लोग किस कारण तनाव में है? क्यों स्ट्रेस है जापानी? ये प्रश्न का उत्तर भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं।
जापानी लोग अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में लग गए हैं। होड़ यानी होता है कंपटीशन, प्रतियोगिता। इस कारण वे शक्ति से अधिक काम करते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका से आगे निकल जाएं, इसलिए वो बहुत काम करते हैं। उनकी जो शक्ति है उससे भी अधिक। उनके पास इतना समय नहीं कि वे अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें। उनके पास समय ही नहीं है, सब कुछ है पर समय नहीं है कि वो अपनी जो इच्छाएं हैं, मतलब अपना मनोरंजन करना या आराम करना, ये जो भी कुछ है वो नहीं कर पाते, बस काम काम काम। इस कारण वे तेज गति से दिमाग चलाते हैं, इसलिए उस काम को पूरा करने के लिए दिमाग भी बहुत चलाना पड़ता है, जिसके कारण तनाव बढ़ता चला जाता है। इससे स्ट्रेस बढ़ना स्वाभाविक है ना। जापानी लोग अकेले होने पर क्या करते हैं और क्यों? अकेले रहते हैं, मान लीजिए जब एलोन रहते हैं, अकेले होते तो क्या करते हैं? जापानी लोग अकेले होने पर बड़बड़ाते हैं, मरमरिंग है ना, धीरे धीरे बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, वे काफी अधिक उत्तेजित रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो। और उनके मन में लोगों के प्रति इतना घमासान द्वंद होता है कि वे अकेले भी अशांत रहते हैं। और दूसरों के बारे में सोचना, और वो कैसे तरक्की कर रहे हैं, हम उनको कैसे उनसे प्रतियोगिता करना, उनसे कैसे जीतना, ये उनके दिमाग में यही चलता रहता है। अकेले रहने पर भी वो बहुत ही अशांत रहते हैं, शांत नहीं रहते, पीसफुली नहीं रहते। यह व्यवहार उनकी अशांति, उनके अति कर्म और अत्यधिक तनाव को व्यक्त करता है। इसी से पता चलता है कि वो बहुत ही अशांति है उनके मन में, बहुत ज्यादा अति कर्म यानी जरूरत से ज्यादा काम है, अत्यधिक तनाव है उनके जिनमें, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उनके जीवन में, ये पता चल जाता है। लेखक ने टी सेरेमनी में चाय पीते समय क्या निर्णय लिया? लेखक जब चाय पी रहे थे तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया? जब लेखक ने टी सेरेमनी में चाय पीते समय ये निर्णय लिया कि अब वह कभी भी अतीत और भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में, अतीत और भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। उसे लगा कि जो वर्तमान हमारे सामने है वही सत्य है, जो वर्तमान है वही सब कुछ है, सच है। भूतकाल और भविष्य काल दोनों ही मिथ्या है। ना तो भूतकाल सही सच है और ना ही भविष्य काल, दोनों मिथ्या है ना, असत्य है। क्योंकि भूतकाल चला गया है जो कभी नहीं आएगा, और भविष्य अभी आया ही नहीं है। अतः इन दोनों के बारे में सोचना छोड़कर वर्तमान में जीना ही जीवन का वास्तविक आनंद देना है। तो भूत और भविष्य को भूल कर, उनके बारे में ना सोचकर वर्तमान में ही जीना, वर्तमान को ही में आनंद लेना ही सही सही है। वास्तविक आनंद वही है, ये बात उन्होंने मान ली है ना, इसी बात का उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, तो इस तरह से लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हुए। अभी जो है उच्च चिंतन क्षमता, है ना, तो जो हायर थिंकिंग जो एबिलिटी है उसके बारे में प्रश्न है, और आपका जो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति है ना, उससे संबंधित प्रश्न है। चलिए इनको भी समझते हैं। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर हम पा चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ेंगे। लेखक के मित्र ने मानसिक रोगों का कारण बताया कि जापानियों ने अमेरिका की आर्थिक प्रगति, आर्थिक यानी क्या होता है, इकोनॉमिकली, है ना, स्ट्रांग हो जाए, उनका जो डेवलपमेंट है, से प्रतिस्पर्धा करने के कारण अपनी दैनिक दिनचर्या, जो उनकी दैनिक जो रोज की रूटीन है, दिनचर्या है, की गति बढ़ा दी है। मतलब उनसे और धनवान बनना चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं, यानी आर्थिक प्रगति, यानी उनका जो इकोनॉमी है बहुत ही हाई हो जाना चाहिए। उसमें कंपटीशन कर रहे हैं वो, इसलिए उनकी जो दैनिक दिनचर्या है, जो दैनिक रूटीन है, वो पूरा बहुत फास्ट हो गया। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है ना। कोई चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। वे एक महीने का काम एक दिन में करने का प्रयास करते हैं। इस कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगे हैं, है ना। एक महीने का काम एक दिन में करना चाहते हैं। इन्हीं सभी कारण के कारण तनाव बढ़ गया, इसलिए शारीरिक, फिजिकली और मानसिक, मेंटली जो है वो बीमार रहने लगे हैं। लेखक के विचार सत्य हैं।
क्योंकि शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते, है ना। हमारा शरीर जो है उसको भी आराम चाहिए, शांति चाहिए, तभी वो ठीक तरह से काम करता है। अगर उसको आप मशीन बना दोगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ बिगाड़ आ ही जाएगा। यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया गया तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाना अवश्य संभावी है। अगर आप अपने शरीर की बात नहीं मानते हैं, उसको आराम नहीं देते हैं, शांत नहीं रखते हैं, उसको अधिक काम करने के लिए विवश करते हैं, मजबूर करते हैं, तो निश्चित ही मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन जो है बिगड़ जाना अवश्य संभावी अवश्य होगा, है ना। उसमें कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पर हम इस बात से सहमत हैं कि हमें जो है अपने मन को शांत रखना जरूरी है, जो कि जापान वाले नहीं कर रहे हैं पाठ्य अनुसार, है ना। अभी दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। चाय पीने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जो ना तो भूत होता है ना भविष्य, वर्तमान ही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। ये इसका उत्तर भी हम पा चुके हैं और एक बार पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, हमें उसी में जीना चाहिए। जो प्रेजेंट है वही सच है और उसी में हमें रहना है, क्योंकि केवल सत्य ही शाश्वत है। जो सत्य है वो चिरस्थायी है, शाश्वत है, वो हमेशा रहता है ना। वर्तमान समय ही सत्य है। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। तो जो दिन गुजर गए हैं, जो पास्ट है, उसमें जो अच्छी हमारी यादें हैं, मतलब जो भी हमारी यादें हैं खट्टी मीठी, है ना, उन यादों को हम याद करते हैं, भविष्य के सुगध सपने देखते रहते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे बोल के स्वप्न देखते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। तो हम वर्तमान समय को भूल कर या तो हम पास्ट में रहते हैं, है ना, या फिर हम भविष्य में रहते हैं, जो कि सही नहीं है। हम जब भूतकाल के अपने सुखों एवं दुखों पर गौर करते हैं तो हमारे दुख बढ़ जाते हैं। हम कई बार भूतकाल के बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ क्या क्या बुरा हुआ, है ना, क्या अच्छा हुआ, ये सारी चीजें सोचते हैं, ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था, है ना, ये ऐसा हो गया, तो दुख और बढ़ जाता है। भविष्य की कल्पनाएं भी हमें दुखी करती हैं। कई बार हम जो है सुनिश्चित नहीं कर पाते कि भविष्य में क्या होगा, है ना। हम ये नहीं, हम केवल सोच सकते हैं, लेकिन कई बार डर होता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो आशंकाएं बनी रहती हैं, उसके कारण भी हम बहुत दुखी होते हैं। कल्पनाएं हम सोचते हैं कि पूरी होंगी कि नहीं, क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। जो बीत गया वह सत्य नहीं हो सकता, जो बीत गया वो सत्य नहीं है लेखक के अनुसार। जो अभी तक आया ही नहीं उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, और जो आया ही नहीं, जो फ्यूचर में होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, उसके बारे में भी सोचना बेकार है। वर्तमान ही सत्य। इस तरह से हम पाते हैं कि वर्तमान ही सब कुछ है, सत्य है। जो हमारे सामने घटित हो रहा है, जो हमारे सामने हो चल रहा है ना, वही तो सत्य है। इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसमें जो है आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अ, अगला प्रश्न है, जापान की स्थितियां वर्तमान भारत पर भी पूरी तरह लागू होती हैं, सिद्ध कीजिए। तो जो जापान की जो परिस्थितियां पाठ में बताई गई हैं, आज का जो वर्तमान भारत है, पूरी तरह से अप्लाई होती है, लागू होती हैं। ऐसा है क्या या नहीं है, आपको जो है अपना उत्तर यहाँ पर देना है। तो जापान के लोग अमेरिका से आगे बढ़ने की होड़ में जो कंपटीशन कर रहे हैं, जापान के लोग पागल बने हुए हैं, मैड हो गया हो, है ना, पागल। इसलिए वहां के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, बहुत फास्ट है, वहां का जीवन बहुत ही तेज है ना। वे बहुत ही तेज है। वे सहज रूप से चलते बोलते बोलने की बजाय भागते और बकते हैं, बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, है ना। यही स्थिति इन दिनों भारत की है, और जैसी स्थिति का वर्णन पाठ में किया गया है वैसी स्थिति भारत में भी है, ऐसा लगता है। भारत की भी आजकल प्रगति की दौर से गुजर रहा है, हम भी डेवलपिंग कंट्री हैं। विशेष रूप से यहाँ के महानगरीय प्राणी, यहाँ के जो महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ के जो प्राणी यानी हम इंसान जो लोग हैं, प्रगति की दौड़ में अंधे बने हुए हैं, यानी प्रगति करना चाहते हैं। हम और कुछ दिखाई नहीं देता है,
हम अंधे जैसे हो गए, केवल प्रगति के बारे में सोचते हैं। वे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया को क्या करना चाहते हैं? अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, यानी पूरी दुनिया को जीत लेना चाहते हैं। दिमाग की रफ्तार तेज रहने लगी है, और यहाँ के लोग भी अब बहुत ज्यादा अत्यधिक सोच रहे हैं। स्पीड का इंजन लगाने से दिमाग का तनाव बढ़ गया है, और यहाँ जो भारत के लोग हैं उनका भी जो स्ट्रेस जो है बढ़ चुका है, इसलिए मनोरुग्णता भी बढ़ रही है। और देखा जा रहा है कि यहाँ के भारत के लोगों में भी दिमाग से संबंधित मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। अतः समय रहते भारतीयों को शांत जीवन की तरफ बढ़ने के उपाय करना चाहिए। इसलिए इससे पहले कि सभी लोग जो है इस प्रगति के दौर में फंस जाएं और तनावग्रस्त जीवन जीने लगे, और अब ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित हो जाएं, उससे पहले हमें जो है इसका कुछ ना कुछ इलाज करना जरूरी है। उन्हें उन्हें इच्छाओं के पीछे पागल बनने की बजाय मन को स्वतंत्र व हल्का रखना चाहिए, है ना? प्रगति के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पागल नहीं बनना है, बल्कि अपने मन को शांत और फ्री रखकर जो है, स्वतंत्र रखकर जो है बहुत ही हल्का रखना चाहिए, यानी ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, तनाव में नहीं आना चाहिए। कभी कभी निरुद्देश भी रहना चाहिए, है ना? कभी कभी जो है कोई एमलेस हो जाना चाहिए, कि मतलब कोई उद्देश्य ही नहीं है, मतलब मन को शांत करने के लिए, ठीक है, कि हम हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, बस वर्तमान ही सब कुछ है, और इसी में हमको आनंदित रहना चाहिए। इस तरह से निरुद्देश भी कभी कभी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा गद्य खंड का जो पाठ है, झेन की देन, उसके हमने प्रश्नोत्तर समझे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए, और एक बार जो है अच्छे से वीडियो सुनिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो अब अगले वीडियो में जो है हम अगला जो पाठ है और एक बचा हुआ है कारतूस, उसे उसके प्रश्नोत्तर समझेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।